तो आज हम बात करने वाले हैं सफ़र के बारे में और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर कि हम आखिर घूमते क्यों हैं। हमारे हाथ लगा है मशहूर लेखक पिको आयर का एक निबंध वाई वी ट्रैवल, और इसे पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। जब हम बैग पैक करके किसी नई जगह के लिए निकलते हैं तो क्या हम असल में किसी चीज़ से दूर भाग रहे होते हैं या किसी चीज़ को ढूंढने जा रहे होते हैं? ये सवाल ही पूरी चर्चा का दिल है। हम्म। क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि यात्रा का मतलब है नई जगहें देखना, नए पहाड़, नए शहर। पर यह निबंध हमें बताता है कि हर बाहरी यात्रा के साथ साथ एक भीतरी यात्रा भी चल रही होती है। हाँ। और शायद वही ज्यादा जरूरी है। हाँ, और निबंध की जो सबसे दमदार लाइन है वो इसी बात को पकड़ती है। लेखक कहता है कि शायद हम सफ़र की शुरुआत खुद से भागने के लिए करते हैं, लेकिन अगर सफ़र सही हो तो अंत में हम खुद के ही सबसे करीब पहुंच जाते हैं। ये विरोधाभास मुझे बहुत कमाल का लगा। बिल्कुल, क्योंकि ये हमें हमारे बनाए हुए बुलबुले से बाहर निकालता है। देखिए, आज हम दुनिया को जानते कैसे हैं? या तो अखबारों की डरावनी हेडलाइंस से, या फिर सोशल मीडिया पर दोस्तों की परफेक्ट तस्वीरों से। दोनों ही असल दुनिया का एक बहुत छोटा, एक फिल्टर किया हुआ हिस्सा है। यात्रा उस फिल्टर को हटा देती है। वो आपको दुनिया से सीधे सीधे मिलवाती है, बिना किसी बीच बचाव के। हाँ। इसी फिल्टर हटाने वाली बात पर आते हैं। निबंध में एक जगह जॉर्ज संतायाना को कोट किया गया है, ट्रैवल ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ लाइफ। मतलब यात्रा जीवन की एक रास्ता को तोड़ती है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर जब मैंने इस पर सोचा तो लगा कि कितना गहरा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी एक धुंध में चलने लगती है। दिन, हफ्ते, महीने सब एक जैसे लगते हैं। हाँ, उसे ऑटो पायलट मोड कहते हैं। हमारा दिमाग रोज के कामों का इतना आदी हो जाता है कि वो नई चीजों पर ध्यान देना ही बंद कर देता है। यात्रा उस ऑटो पायलट को बंद कर देती है। सही बात है। अचानक आप एक ऐसी जगह पर होते हैं जहां भाषा अलग है, खाना अलग है, सड़कें अलग हैं। आपका दिमाग 100% जागा हुआ होता है। हाँ, हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान दे रहा होता है। साइन बोर्ड्स, लोगों के चेहरे, हवा में घुली महक। इसी को लेखक ने जीवन में शार्पनेस का वापस आना कहा है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस शार्पनेस में सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं हैं। निबंध में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे सफर की सबसे अच्छी यादें अक्सर वो होती हैं जब कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए आपकी ट्रेन छूट गई या आप किसी अनजान शहर में खो गए। उस पल तो घबराहट होती है, लेकिन सालों बाद दोस्तों को सुनाने के लिए सबसे मजेदार कहानी वही होती है। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी ये बहुत फायदेमंद है। जब हम ऐसी अनपेक्षित मुश्किलों का सामना करते हैं और उनसे बाहर निकलते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है। हमारा दिमाग सीखता है कि वो किसी भी परिस्थिति में ढल सकता है। एक लचीलापन आता है। हाँ, ये हमारे सोचने के दायरे को लचीला बनाता है। हम ये समझने लगते हैं कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक सीधा रास्ता नहीं होता। कई घुमावदार रास्ते भी होते हैं और वो ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। सही। और शायद यही लचीलापन उस फर्क को तय करता है जो इस निबंध का एक और बहुत दिलचस्प हिस्सा है, एक टूरिस्ट और एक ट्रैवलर के बीच का फर्क। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हम सब खुद को ट्रैवलर समझना पसंद करते हैं, पर शायद हम में से ज्यादातर लोग टूरिस्ट ही होते हैं। ये बहुत तीखी लेकिन सच्ची बात है। और ये फर्क ये किसी जगह पर बिताए गए दिनों या खर्च किए पैसों से नहीं आता। नहीं, ये पूरी तरह से मानसिकता का खेल है। तो निबंध के हिसाब से टूरिस्ट कौन है? टूरिस्ट वो है जिसके लिए सफर एक चेकलिस्ट जैसा है। हाँ, बस टिक करना है। आईफिल टावर देख लिया, टिक। ताजमहल के सामने फोटो खिंचवा ली, टिक। वो हर नई जगह पर अपने घर का आराम और अपनी आदतें ढूंढता है। हाँ, उसकी सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? अरे, यहाँ पर ढंग की चाय क्यों नहीं मिलती? या यहाँ सब कुछ हमारे शहर जैसा क्यों नहीं है? हाँ। वो अपनी कंफर्ट जोन को एक सूटकेस में बंद करके अपने साथ ले जाता है। इसके ठीक उलट ट्रैवलर अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए ही घर से निकलता है। वो बिना किसी उम्मीद या पूर्वाग्रह की यात्रा करता है। वो ये देखने नहीं जाता कि वहां क्या क्या देखने लायक है, बल्कि ये महसूस करने जाता है कि वहां जिंदगी कैसी है। तो उसकी सोच अलग होती है। बिल्कुल। उसकी सोच ये नहीं होती कि यहाँ सब कुछ अलग क्यों है, बल्कि वो हैरान होता है कि इतनी भिन्नता के बावजूद यहाँ सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वाह, मतलब एक अपनी दुनिया की पुष्टि करने जाता है और दूसरा अपनी दुनिया का विस्तार करने। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहाँ हर कोई ऑफबीट जगहों पर जाकर खुद को ट्रैवलर साबित करना चाहता है, क्या ये फर्क धुंधला नहीं हो गया है?
अब तो हर कोई लोकल खाने की तस्वीरें डालता है, अनजान गलियों में घूमने का दिखावा करता है। सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब है नहीं। ये फर्क धुंधला नहीं हुआ है, बस छिप गया है। छिप गया है कैसे? दिखावा बाहरी चीज है, जबकि ट्रैवलर होना एक भीतरी अवस्था है। आप सोशल मीडिया पर दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि आपने किसी गांव वाले के साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन क्या आपने सच में उसकी कहानी सुनी? क्या आपने ये समझने की कोशिश की कि उसकी जिंदगी की चुनौतियां और खुशियां क्या हैं? हाँ, ये बात तो है। असली यात्रा तस्वीरों में नहीं, उन अनकही कहानियों और मुलाकातों में होती है। असली ट्रैवलर किसी स्मारक को नहीं, बल्कि इंसानों को अपनी यात्रा का केंद्र बनाता है। और इंसानों से जुड़ने के लिए शायद पहले खुद की पहचान से थोड़ा दूर हटना पड़ता है। ऑफिस में आप मैनेजर हैं, समाज में आपकी एक जाति है, घर पर आप किसी के बेटे या पिता हैं। ये सारी पहचानें यहाँ पर चिपकी रहती है ना? बिल्कुल। सफर शायद हमें इनसे एक ब्रेक देता है। ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं है, ये एक तरह की आज़ादी है। आज़ादी? हाँ, सफर में आप सिर्फ एक नाम होते हैं, या शायद वो भी नहीं। आप सिर्फ एक अजनबी होते हैं जिसकी कोई पिछली कहानी नहीं है। कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आप क्या करते हैं या कहाँ से आए हैं। लोग बस उस पल में मिलते हैं। सही। और ये आपको मौका देता है कि आप अपनी इन चिपकी हुई पहचानों के बिना खुद को देखें कि मैं कौन हूं जब मैं सिर्फ एक इंसान होता हूं। इस पर ऑलिवर क्रॉमवेल का एक शानदार कथन निबंध में दिया है, अ मैन गोज सो फार एज ही डजंट नो वेयर ही इज गोइंग। यानी इंसान सबसे दूर तब जाता है जब उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। हाँ। ये बात सफर पर कितनी सटीक बैठती है। हम एक तयशुदा प्लान लेकर निकलते हैं, लेकिन बेहतरीन यात्राएं तो वो होती हैं जो हमें भटका देती हैं। और ये भटकना सिर्फ ज्योग्राफिक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक भी है। लेखक ने अपनी दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की डायरी का उदाहरण दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा। वो कहते हैं कि जब वो लिख रहे थे तो हर पन्ना एक रहस्य की तरह खुल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अगला अनुभव क्या होगा, वो किस नए इंसान से मिलेंगे या कौन सा विचार उनके मन में आएगा। और फिर वापस आकर जब उन्होंने उस डायरी को पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ जगहों के बारे में नहीं लिख रहे थे, वो असल में दुनिया के साथ अपने रिश्ते को समझ रहे थे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सफर का मकसद जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछना सीखना है? हम शायद ये सोच के निकलते हैं कि हमें शांति मिलेगी या जिंदगी का मकसद पता चलेगा, पर होता यह है कि हम और भी गहरे सवालों के साथ लौटते हैं। बिल्कुल। यात्रा आपको तैयार जवाबों की थाली नहीं देती, वो आपके हाथ में कंपास थमा देती है जो आपको सही सवालों की दिशा दिखाता है। जैसे कि आप ये पूछना सीखते हैं कि क्या मैं अपनी जिंदगी वैसे जी रहा हूं जैसे मैं चाहता हूं? मेरे लिए खुशी का असली मतलब क्या है? इस दुनिया में मेरा स्थान क्या है? इन सवालों का जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन इन सवालों के साथ जीना ही जिंदगी को सार्थक बनाता है। और ये सवाल सिर्फ हमारे बारे में नहीं होते हैं ना, ये उस दुनिया के बारे में भी होते हैं जिससे हम रोज मीडिया के जरिए देखते हैं। मुझे निबंध का वो हिस्सा बहुत पावरफुल लगा जहां लेखक मीडिया की दुनिया और असल दुनिया के फर्क को दिखाता है। अखबार खोलो तो क्या दिखता है? हैती में गरीबी, क्यूबा में तानाशाही, ईरान में कट्टरता, एक बहुत ही निराशाजनक और डरावनी तस्वीर। हाँ, हेडलाइंस हमें बताती हैं कि दुनिया कितनी बटी हुई और खतरनाक जगह है। वो हमें देशों के नाम पर या धर्मों के नाम पर बांटती हैं, लेकिन जब आप सफर करते हैं तो आप देशों से नहीं, इंसानों से मिलते हैं। और इंसान हर जगह एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। निबंध में इसके बहुत खूबसूरत उदाहरण है। पोर्ट ओ प्रिंस मतलब हेती की राजधानी, वहां की गलियों में गरीबी होगी, लेकिन वहां के लोगों में जिंदादिली भी है। हवाना के बच्चे शायद राजनीतिक आजादी का मतलब न जानते हों, लेकिन उनकी हंसी में एक बेफिक्री है जो दुनिया में कहीं भी मिल सकती है। हाँ, या बाली के कारीगरों के हाथों में सदियों पुराना हुनर है जो किसी भी हेडलाइन से ज्यादा गहरा है। ये वो असलियत है जो सफर हमें दिखाता है। और यहीं पर सांस्कृतिक आदान प्रदान का असली मतलब सामने आता है। ये सिर्फ कुछ खरीदने या बेचने तक सीमित नहीं है। तो फिर क्या है? निबंध में एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है, किसी दूर दराज के गांव से हाथ से बनी एक ऊनी टोकरी खरीदना और बदले में वहां के किसी बच्चे के लिए एक बास्केटबॉल का पोस्टर छोड़ देना। ये बहुत ही सुंदर विचार है, क्योंकि ये सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं है, ये कहानियों, सपनों और नजरियों का आदान प्रदान है। कैसे? जब आप उस टोकरी को वापस अपने घर के ड्राइंग रूम में रखते हैं तो वो सिर्फ एक सजावट की चीज नहीं होती। उसे देखकर आपको उस कारीगर का चेहरा याद आता है, उस जगह की खुशबू याद आती है, वहां बिताया गया वक्त याद आता है। और वो पोस्टर, और हजारों मील दूर शायद उस बच्चे के कमरे की दीवार पर लगा वो बास्केटबॉल का पोस्टर उसे एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। असली सुवेनियर कोई वस्तु नहीं है,
बल्कि वो बदला हुआ नजरिया है जो हम अपने साथ वापस लाते हैं। और फिर हम उस बदले हुए नजरिए के साथ घर लौटते हैं। यात्रा का ये आखिरी पड़ाव है, घर वापसी। हम दुनिया घूम कर आते हैं और पाते हैं कि कुछ बदल गया है। शायद हम नहीं, पर हमारे देखने का तरीका बदल गया है। हाँ, हम दुनिया को एक बड़े कैनवस पर देखने लगते हैं। जब आप वापस आते हैं तो वही रोजमर्रा की चीजें जिन्हें आप नजरअंदाज कर देते थे अचानक खास लगने लगती हैं। बिल्कुल। निबंध में लिखा है कि घर की बालकनी में बैठकर सुबह की चाय पीना एक तोहफे जैसा लगता है। नुक्कड़ की दुकान, रोज की भीड़-भाड़ वाली गली, ये सब अचानक ज्यादा कीमती और अपने लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूर जाकर हमें नजदीकी का एहसास होता है। जब हम देखते हैं कि दुनिया में कितने अलग अलग तरह से लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, उनकी मुश्किलें, उनकी खुशियां कितनी अलग हैं, तब हमें ये समझ आता है कि जो हमारे पास है वो कितना अनमोल है। तो यात्रा हमें सिर्फ दूसरी संस्कृतियों की सराहना करना नहीं सिखाती, वो हमें अपनी संस्कृति और अपने घर की नए सिरे से सराहना करना भी सिखाती है। अंत में हम दुनिया घूमने इसलिए नहीं निकलते कि हम घर से भागना चाहते हैं, बल्कि इसलिए निकलते हैं ताकि हम घर लौटना सीख सकें। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो बात ये निकलती है कि यात्रा एक मल्टीलेयर्ड अनुभव है। सतह पर ये एक रास्ता को तोड़ती है और जिंदगी में रोमांच लाती है। उससे जरा गहरा जाएं तो ये हमें एक सतही टूरिस्ट से एक गहरे ट्रैवलर में बदलने की क्षमता रखती है, और सबसे गहरे स्तर पर ये हमें हमारी रोजमर्रा की पहचानों से आजाद करके खुद से मिलवाती है, हमें बेहतर सवाल पूछना सिखाती है। एकदम सही। और जैसा कि हमने कहा, यात्रा सवालों के साथ जीना सिखाती है। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। अगर सफर का असली मकसद पहले से तयशुदा जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना सीखना है, तो शायद अगली यात्रा पर निकलने से पहले खुद से ये पूछना सबसे जरूरी है, मैं कहाँ आ रहा हूँ। ये उतना जरूरी सवाल नहीं है जितना यह कि मैं किस चीज को पीछे छोड़ने और किस नए हिस्से को खोजने की उम्मीद से ये सफर शुरू कर रहा हूँ।